जिंदा हैं भाई, हम अभी भी ला लीगा में जिंदा हैं। एटलेटिको डी मैड्रिड ने रियल मैड्रिड के अगेंस्ट बर्नाबाउ में जाकर मैच को ड्रॉ कर दिया और मेरे ख्याल से बार्सिलोना के लिए ये सबसे बेस्ट रिजल्ट था, क्योंकि इस तरह से दोनों टीम्स ने दो दो पॉइंट्स को ड्रॉप किया और दोनों टीम्स ऑफ कोर्स बार्सिलोना से ऊपर बैठी हुई थी। और अब बार्सिलोना के पास मौका है कि वो सविया के अगेंस्ट अपना मैच जीत कर इस पॉइंट गैप को कम करे और टाइटल रेस में वापस आए। तो इस वीडियो में हम लोग रियल मैड्रिड वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड के बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। जरूरी है उसके ऊपर बात करना, स्पेशली जो पेनल्टी की जो एक कंट्रोवर्सी चल रही है इस टाइम के ऊपर, तो उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे। और ऑफ कोर्स हम लोग मैच प्रीव्यू भी करेंगे सेविया वर्सेस बार्सिलोना का। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो भैया मैच हुआ बड़ा कमाल किस्म का। पहला हाफ अगर हम देखें तो एटलेटिको डी मैड्रिड जो है वो उस पहले हाफ में छाई रही अगेंस्ट रियल मैड्रिड और उन्होंने बहुत सारे चांसेस क्रिएट भी किए और बहुत वेस्टफुल रही दोनों टीम्स। और जो बात हो रही है पेनल्टी की, तो यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अगर न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, मैं इस ये बात छोड़ दो कि मैं बार्सिलोना फैन हूं और मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ, लेकिन न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो वो बिल्कुल पेनल्टी बनती थी। क्योंकि शायद आप ये कह सकते हो कि एक सॉफ्ट पेनल्टी थी, लेकिन आपने बॉक्स के अंदर टच किया है एटलेटिको प्लेयर को और फिर जब आप टच करते हो तो फिर उसके ऊपर पेनल्टी तो बनती है। और यार बहुत रोना धोना चल रहा है इस वक्त। मैं यूजुअली इतनी कंट्रोवर्शियल वीडियो बनाता नहीं हूँ, इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, मैं साफ सुथरा चैनल लेकर चल रहा हूँ अपना। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रही कि आप इतना ज़्यादा रोना धोना क्यों डाल रहे हो और रेफरी के ऊपर इतना ज़्यादा ब्लेम क्यों कर रहे हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा। क्योंकि पेनल्टी थी, साफ पेनल्टी थी। ऑफ कोर्स आपने इस सीजन में किस तरह की पेनल्टीज जीती हैं ऑलरेडी और हमारे साथ क्या कुछ नहीं हुआ, तो उस हिसाब से देखा जाए, आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो सब कुछ, तो उस हिसाब से देखा जाए तो भाई ये पेनल्टी बनती थी। और एटलेटिको डी मैड्रिड ने जो एक गोल स्कोर किया है वो बिल्कुल डिजर्विंग था। पहला हाफ एटलेटिको डी मैड्रिड जो है वो छाई रही और उन्होंने जो है वो चांसेस भी क्रिएट किए, चांसेस मिस भी बहुत ज़्यादा किए और एक गोल की लीड लेकर वो चले गए थे। सेकंड हाफ में भाईजान रियल मैड्रिड ने जो गेम खेली है उसका बहुत मज़ा आया। एज अ न्यूट्रल फैन अगर बात की जाए तो लग यही रहा था कि कमबैक करेगी रियल मैड्रिड और ये गेम 2-3 गोल्स के साथ जीत जाएगी, लेकिन वो भी बहुत वेस्टफुल थे, चांसेस बहुत ज़्यादा उन्होंने मिस किए। लेकिन कमाल की काउंटर अटैकिंग फुटबॉल, कमाल का प्रेशर इंटेंसिटी बनाए रखी थी उन्होंने एटलेटिको के ऊपर। और एक वक्त लग रहा था कि एटलेटिको की टांगों में जान नहीं है उनके प्लेयर्स में, क्योंकि उन्होंने कमाल किस्म का थका दिया था उनको। लेकिन बात वही है कि वो अपने चांसेस को कन्वर्ट नहीं कर पाए। पहले हाफ में एक भी शॉट ऑन टारगेट नहीं था और सेकंड हाफ में पोस्ट भी लगा और कीपर को भी बॉल्स मारी, लेकिन एटलेटिको ने समहाउ किसी भी तरह से इस गेम को जो है वो ड्रॉ कर लिया। और थैंक्स टू देम भाई बार्सिलोना जो है वो वापस आ गई है ला लीगा में। अब हमें अपना गेम जीतना होगा सविया के अगेंस्ट। और सविया का गेम, भाई सविया जो है वो कुछ उनका सीजन जो है मिला जुला जा रहा है। उन्होंने 7 गेम्स ड्रॉ की हैं, 7 गेम ही वो जीते हैं और 8 गेम वो अभी तक हार चुकी हैं। तो इस वक्त वो पॉइंट्स टेबल के ऊपर 13th पोजीशन के ऊपर बैठे हुए हैं, बहुत क्लोज हैं वो रेलीगेशन बैटल के आसपास वो फटक रहे हैं। लेकिन साथ साथ वो 6 पॉइंट पीछे हैं यूरोपियन, जो उनकी एक एक उनको यूरोपियन कंपटीशन में वो क्वालिफाई कर सकते हैं, तो उनके लिए सीजन बड़ा मिला जुला चल रहा है। सेंटर में बैठे हुए हैं वो, मिड टेबल के ऊपर बैठे हुए हैं, यहाँ से रेलीगेशन बैटल भी हो सकती है, यहाँ से यूरोपियन बैटल भी चल रही है उनकी। और टीम तो टफ है क्योंकि सेविया के स्टेडियम में आप जाकर खेलोगे, फुल पैक स्टेडियम होगा, 44,000 की कैपेसिटी आपको देखने को मिलेगी और सेविया की टीम जो है वो टफ रहती है हमेशा के लिए। और बार्सिलोना ने पिछली 6 गेम्स जो भी सेविया के अगेंस्ट खेली हैं वो 6 की 6 जीती हैं। बारसा का रिकॉर्ड उनके अगेंस्ट अच्छा जा रहा है और अब जब हम लोग इस वक्त एक मौका हमें मिल चुका है कि यार हम ला लीगा में वापसी कर सकते हैं, टाइटल रेस में वापस आ सकते हैं, तो यहाँ पर हमें चोक नहीं करना किसी भी तरह से। हम लोगों ने रिसेंटली बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं अगेंस्ट वलेंसिया, 7 गोल भी मारे, फिर पिछले गेम में हमने 5 गोल मारे। हमारी बेंच स्ट्रेंथ भी जो है वो टेस्ट हुई और वहां पर हमारी बेंच के प्लेयर्स ने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो यहाँ से हमें ये मैच जीतना है ताकि हम लोग ला लीगा टाइटल रेस में वापस आए। ला लीगा टाइटल रेस में आपको पॉइंट्स टेबल नजर आ रहा है, यहाँ पर सिर्फ 1 पॉइंट पीछे रह जाएंगे अगर हम अपना मैच जीत जाते हैं एटलेटिको से।
और 2 पॉइंट की दूरी पर रहेंगी रियल मैड्रिड के 50 पॉइंट होंगे, 49 पॉइंट्स होंगे एटलेटिको के, और अगर हम अपना गेम जीतते हैं तो 48 पॉइंट्स के साथ हम जो है वो थर्ड पोजीशन पे आ जाएंगे। और पीछे पीछे यार ज़्यादा दूर नहीं है बिलबाओ। तो इस बार टाइटल रेस बहुत टफ होने वाली है, और मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि इस बार जो टाइटल रेस डिसाइड होगी वो डायरेक्ट गेम्स के ऊपर होगी। अब जो गेम्स बाकी बची हैं वो है अल क्लासिको और बारसा का जो गेम बचा है एटलेटिको के साथ। ये दो गेम्स बारसा को जीतनी होंगी, तो हम फिर टाइटल रेस में जो है वो कहीं ना कहीं एक अपर हैंड हमारे पास होगा। और ऑफ कोर्स यहाँ पर जोन सी टीम अब यहाँ से पॉइंट्स कम ड्रॉप करेगी वही टीम जीतेगी, और हर गेम बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक टाइम था जब हमारे पास 7 पॉइंट की लीड थी और हम लोग फिर 7 पॉइंट पीछे हो गए थे रियल मैड्रिड से, और अब हमारे पास अब मौका है कि हम इस पॉइंट गैप को क्लोज कर सकें। 5 पॉइंट रियल मैड्रिड भी ड्रॉप कर चुकी है पिछली 2 गेम्स के अंदर, तो कैसे जो है वो दिन बदल जाते हैं। तो खैर अब बारसा जो है वो अपना गेम सेविया के अगेंस्ट खेलने जा रही है, और यहाँ पर आपको जो है वो इंटेंसिटी नहीं गिरानी, आपको जो है वो टीम अच्छी सेलेक्ट करनी है, आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। आई होप कि बार्सिलोना को ये रियलाइज हुआ होगा कि हम लोगों ने जिस तरह से पॉइंट्स ड्रॉप किए थे, हम लोग उस टाइम पर लीग को किल कर सकते थे। आप देखें अभी मैड्रिड ने 5 पॉइंट यहाँ पे ड्रॉप किए, हम 7-8 पॉइंट उनसे ऊपर थे उस टाइम पर। अक्टूबर की बात है। तो अगर हम लोग अपने नवंबर दिसंबर की गेम्स में कुछ गेम्स भी जीत जाते ना यार, तो हम लोग ना यहाँ पर अभी भी हम लोग एक एडवांटेज लेकर लीग पर टॉप पोजीशन पे बैठे होते हैं। तो खैर जो होना था वो हो गया। अब यहाँ से हमें अच्छे से गेम को खेलना है। अब टीम हमारी क्या होगी ये एक सवाल होगा। देखो शेजनी तो हमारे वो एक नंबर 1 गोलकीपर बन चुके हैं। उस पर तो कोई दूसरा कमेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि नाकी पीने को हम खिला नहीं रहे। अब फ्लिक को उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करे, जो भी इश्यूज हैं वो एक अलग बात है। अच्छी खबर ये है कि भाई इनिगो मार्टिनेज भी फिट है और ओल्मो भी फिट है। दोनों ने पिछली गेम में आपने देखा दोनों बेंच के ऊपर भी थे, थोड़ा सा प्लेइंग टाइम भी उनको मिला। तो ये गेम जो है वो मुझे बेसिकली लग रहा है कि अरोहो और कुबार्सी के साथ स्टार्ट किया जाएगा। अरोहो को भी पिछले गेम के अंदर जो है वो बिठाया गया था, और इनिगो मार्टिनेज को शायद ये बेंचेस पे इसलिए गेम स्टार्ट कराया जाए क्योंकि वो उनको पूरा प्रॉपर जब तक वो फिट नहीं होते, उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दोबारा से नहीं आता, तो तब तक हमने देखा कि फ्लिक स्टार्ट नहीं कराते। तो अरोहो को स्टार्ट कराएंगे मुझे लगता है। और आपने ये चीज़ देखी होगी कि इनिगो मार्टिनेज जब पिछली गेम में आए थे तो ऑफसेट ट्रैप्स जो है वो बनने शुरू हो चुके थे। तो कहीं न कहीं अरोहो को अब इस चीज़ के ऊपर भी काम करना है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अरोहो को अपनी जगह बनानी पड़ेगी, क्योंकि फ्लिक के लिए और हम बार्सिलोना फैंस के लिए किसी भी दिन आपको किसी भी ओपोनेंट के अगेंस्ट टीम सेलेक्ट करनी होगी, तो कुबार्सी और निको मार्टिनेज का आपका जो पेयर है वो आपका बेस्ट अवेलेबल पेयर है। उसके अलावा कुंदे ये गेम स्टार्ट करेंगे, बाल्दे ये गेम स्टार्ट करेंगे। मिडफील्ड के अंदर मुझे ये लगता है कि इस गेम में कसाडो और आपको पैड्री का डबल पिवट बनते हुए नजर आएगा, और मुझे लगता है कि फ्रैंकी डियोंग को ये गेम स्टार्ट नहीं करा जाएगा। फ्रैंकी डियोंग सेकंड हाफ में आएंगे। और यहाँ पर अब देखने वाली बात है कि क्या ओल्मो स्टार्ट करेंगे या गावी स्टार्ट करेंगे या फर्मीन लूपेस स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फर्मीन लूपेस की भी पिछली 2-3 गेम्स बहुत अच्छी गई है जब जब उनको मौका मिला है। तो मुझे ये लगता है कि गावी को उनको अगर हेड इंजरी ना हुई, जो उनको आपको याद है कंकशन की वजह से बाहर निकाल दिया गया था पिछली गेम्स में, तो मुझे लगता है कि ये गेम गावी ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सविया जो है वो थोड़ा सा लो ब्लॉक में स्टार्ट करेगी। और सविया के जब लो ब्लॉक होगा तो वहां पर प्रेसिंग के लिए गावी को स्टार्ट कराया जाएगा, क्योंकि आगे जो हमारे स्ट्राइकर होंगे वो लेवेंडोस्की होंगे, जिनको वैलेंसिया के अगेंस्ट नहीं खिलाया गया था, रेस्ट कराया गया था। तो फेरान टोरेस का गेम तो बहुत अच्छा गया था, फेरान टोरेस ने हैट्रिक स्कोर की थी, लेकिन लेवेंडोस्की फिर भी हमारे मेन स्ट्राइकर हैं, और जब जब वो स्टार्ट करते हैं तो गावी साथ में स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स इस एज में जाकर अब जो है वो प्रेस उस तरह से नहीं कर सकते, तो गावी हेल्प करती है प्रेस करने में। बाकी लामीन यमाल आपके राइट साइड के ऊपर होंगे और लेफ्ट के ऊपर रफीनिया होंगे। तो अभी बार्सिलोना की फॉर्म बहुत अच्छी चल रही है। हम लोगों ने चैंपियंस लीग की गेम्स भी बहुत अच्छी खेली हैं, रिसेंटली कोपा डेल रे की गेम्स भी बहुत अच्छी खेली हैं। कोपा डेल रे के सेमीफाइनल में हम आ चुके हैं, ला लीगा में वापसी हुई है हमारी। तो अब यहाँ से यार देखो, जो कंपटीशंस है ना सारी की सारी वो एक तरह के नॉकआउट कंपटीशंस हैं। ला लीगा में हम थोड़ा सा अब ये कि क्लोज आ चुके हैं, तो यहाँ से अब ऊंच नीच जो है वो डिपेंड करेगी दूसरी टीम्स की परफॉर्मेंसेस के ऊपर भी, अपनी के ऊपर भी। लेकिन
कोपा डेल रे नॉकआउट में आ चुका है, चैंपियंस लीग नॉकआउट में आ चुका है, तो यहाँ पे गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। तो बारसा को यहाँ पर सेविया को भी हराना है, अगेंस्ट सेविया भी हम गलती नहीं कर सकते और हम यहाँ पे अगर मैच जीत जाते हैं तो दोबारा से हम सारे कॉम्पिटिशन्स में अलाइव हो जाएंगे। तो मेरी प्रिडिक्शन है इस गेम को लेकर है कि बार्सिलोना ये गेम, आई होप कि ये 3-1 से बार्सिलोना ये गेम जीतेगी। 3-1 शायद एक बड़ी मैंने प्रिडिक्शन कर दी है। लेकिन मुझे लगता है कि बार्सिलोना जिस तरह से फॉर्म में है, बारसा को ये गेम जीतना चाहिए। नो डाउट ये एक मुश्किल फिक्सचर ज़रूर है। आपकी जो भी प्रिडिक्शन है मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें और मुझे बताएं कि क्या स्कोर लाइन हो सकती है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लीजिए।